इक्षु नयनमवतारं नयतु। ज्योतिपुंज युग प्रधान अंत आस्था के केंद्र गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता जो एक विशेष ऊर्जा के साथ विशेष भावना के साथ यहाँ पे समुपस्थित है। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जाना हुआ और हम देख रहे हैं कि लाइफ में लोग क्या चाहते हैं, हमेशा न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं। एक होते हैं ओल्ड फ्रेंड्स, एक होते हैं न्यू फ्रेंड्स। ओल्ड हो या न्यू हो, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप मेरे कितने लोग हैं जिनके पास फ्रेंड्स हैं? सभी के पास फ्रेंड्स हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम अगर उसको ध्यान से देखें तो न्यू हो या ओल्ड हो, फ्रेंड्स हो, इन सब कनेक्शंस का वैल्यू क्या है? हम क्यों लोगों से कनेक्ट करते हैं, क्यों लोगों से कम्युनिकेट करते हैं? कोई ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, उनके माता पिता की भी शिकायत है ये बोलता नहीं है, उससे पूछते बोले बोलने की जरूरत नहीं है, और वो बोले बहन बहुत बोलती है, वो बोले ये फालतू बोलती है। बहन की कंप्लेन है कि भाई बोलता नहीं है, ये फालतू में मौन लगाए बैठता है। अब बताओ कि सही कौन है? जो बोलता है वो सही है, जो नहीं बोलता है वो सही है? इम्पोर्टेंट है दोनों ही सही कौन नहीं बना, दोनों ही सही कौन नहीं, दोनों ने गलत कर दियो। दोनों ही किया से ज्यादा बोलेणो या कलकी ना पसंद है, कम बोलेणो भी मुश्किल है, क्यों जवाब ही कौन दे, जवाब ही कौन देवे। अनुभव कौन, काफी अच्छा ज्ञान है आपको। पर अब दूसरे एंगल से देखिए, दोनों अपनी जगह सही है। उसको जिसको बोलने की भावना है वो कोई बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसा मैंने नहीं कहा, वो बोलते हैं, पर जो कम बोलता है ना उसे लगता है ये बहुत बोलता है, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड ये है कि भाई एकदम ही जरूरत है तब जाके बोलो, एकदम ही कोई बात आ पड़ी तब बोल दो, कैसे हो, ठीक हो गया, खत्म बात। और क्या कर रही है बात, कौन हो, नाम ये मेरा, नाम बताया भाई, फुल स्टॉप हो गई बात। मतलब वो कितना ही कैसे क्वेश्चन उनको पूछ लो आप टॉक इनिशिएट करने के लिए कभी कभी क्वेरी या कोई बात रखते हो कि वापस कुछ बोलेगा, बोले मैंने बात सुन ली, होगी बात खत्म, और क्या करना है। वो बोले मैं यहाँ से आया हूँ, बोले अच्छी बात है, तुम जहाँ से आया अच्छी बात है, मैं क्या करूँ उसका। तो उसे मन में ऐसा लगता है कि भाई इन सब में कुछ बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, तुक नहीं है, क्यों बोलना है हमें। और एक साधना की दृष्टि से भी आदमी मौन करता है। जो ज्ञानी होता है वो मौन रहता है। ऐसे अनेक ज्ञानी होते हैं जो आपको देख के जान लेते हैं कि आपके कैसे कर्म हैं, कैसे आपके योग हैं, क्या आपके ब्लॉकेजेस हैं, क्यों आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्या आपके पूर्व जन्म कैसे कर्म हैं, क्या क्या आपके योग संयोग है, वो समझ गए, वो देख रहे हैं आपके बारे में, वो हिस्ट्री केमिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ समझ रहे हैं, पर वो कुछ बोल नहीं रहे। आप आए हो और ऐसा मेरा काम नहीं हो रहा है, देखो उसने ऐसा किया, वो देख रहे पास्ट में भाई तूने भी ऐसा किया था, वो टिट फॉर टैट में है, वो मूवमेंट चल रहा है। भले आपका परिचय एक दूसरे से डायरेक्टली न भी हो, पर किसी ज़माने में कभी किसी लाइफ टाइम में रहा हो, पास्ट लाइफ टाइम में रहा हो, एक पास्ट टाइम में रहा हो जो आपको आज याद नहीं है, पर वो वाइब्रेशंस जो है वो एक कम्युनिकेट कर रही है। उसको भी पता नहीं कि उसने एग्जैक्टली क्या किया था, मैं क्यों इसके प्रति ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, उसे भी पता नहीं, पर वो ऐसे बिहेवियर हो रहा है क्योंकि वाइब्रेशन अंदर से आ रही है, वैसे भाव अंदर से आ रहे हैं, इससे बात ना करूँ, इससे ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ऐसे उसके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो वो जो संत है, जो ज्ञानी संत है, साधक है, वो देख पा रहा है, वो समझ रहा है इन चीज़ों, फिर भी वो ज्ञानी होने के, जानकार होने के बावजूद वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका है कि माई इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका एक्सपीरियंशियल जर्नी चल रहा है। इस साधक के अंदर जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा, इसकी लाइफ में रियल चेंज नहीं आएगा, और ये रियलाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू होना होगा। ये रियलाइज करेगा यार मैं जिसके प्रति इतनी कंप्लेन बॉक्स लेके चल रहा हूँ, मैं या तो कंप्लेन करता रहता हूँ या तो एक्सप्लेन करता रहता हूँ, दूसरे पर एक्यूज करता हूँ, उस पर कंप्लेन डाल देता हूँ, या तो खुद पर कुछ बात आती है तो मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, एक्सक्यूज एंड एक्सप्लेन या एक्यूज एंड
कंप्लेन। इसी में आदमी, अधिकांश लोग इसी चक्रव्यूह में चलते रहते हैं और अपनी मिजरी के लिए, अपनी सफरिंग्स के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा दूसरों को ही देखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा उनका वो एक पॉइंट रहता है। तो जो ज्ञानी है उसने वो पूरे पिक्चर को देख रहा है, वो एक बड़ी कैनवस को देख रहा है, बिगर पिक्चर को देख पा रहा है। तो वो ये देखता है कि मेरा बोलने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बोलूँगा देख वो इसलिए ऐसा कर रहा है, ऐसा है, उसके पीछे का उसे जब तक समझ में नहीं आएगा और पीछे का समझ में नहीं आएगा तो ये आधे पिक्चर को लेकर पता नहीं कहीं और सर्जरी कर देगा। भाई माथा दुख रहा है, माथे की सर्जरी कर देना। माथा इसलिए दुख रहा है कि पैर में वो कील इतनी अंदर जा चुकी है, जिससे इतना ज़्यादा वो अंदर डिफिकल्ट जोन में है, जिसके कारण सिर में पेन हो रहा है। तो सर्जरी पैर की नहीं, मतलब सर की नहीं करनी, पैर की करनी है। पर वो थोड़ा सा सर के बारे में बताएगा, वो सिर फिर है, वो थोड़ी बात सुनेगा और वो शूट एट साइड, चलो गए इसको लाओ, इसको अभी सबक सिखा के आता हूँ, ऐसा करता है वो, चलो वो कर ले रहा हूँ। तो ज्ञानी वो जानता है कि इसको कितना बोध है, कितना इसके अंदर रिसेप्टिव कैपेसिटी है। इसको मैं अगर कुछ बताऊंगा, इंटरवेंशन करके, इंटरवीन करके, इसको सपोर्ट करने जाऊंगा तो ये पूरी बात समझेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर रियलाइजेशन नहीं है। ये खाली बदले की आग में आ जाएगा। वो ऐसा कर रहा है, इसलिए कर रहा है, चलो उसको मजा चखा के आता हूँ। वो वहीं तक लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल पर। तो वो ज्ञानी भी कई बार मौन रहता है, जानते हुए भी मौन रहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि मेरा नहीं बोलने में उसकी रियलाइजेशन ज़्यादा अच्छी होगी। तो ज्ञानी क्या करता है, बोलता नहीं है, वो ऑब्जर्व करता है। और जब ऐसा पीरियड वो देखता है कि अब ये रिसेप्टिव माइंडसेट में है, अब ये एब्जॉर्प्शन माइंडसेट में, इस समय इसको बताना उचित है, तो वो उचित तरीके से उचित समय पर वो बात रख लेता है। तो ये ज्ञानी की विशेषता हुई कि कमजोरी हुई? जानते हुए भी न बोलना और अवसर पर बोलना, तोल मोल के बोलना, सीमित शब्दों में उस असीम पहलू को रखना, ये ज्ञानी के लिए तो बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे जो लोग कम बोलते हैं वो भी उसी टाइप के नेचर के होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं भाई एकदम पूरा पिन पॉइंट एकदम बेस्ट होगा ना, फिर वही बोलूँगा, एकदम राइट टाइम आने दो, राइट शॉट लगाएंगे। परंतु इस चक्रव्यूह में जाने के बाद, क्योंकि वो उतना ज्ञानी एक्चुअल में नहीं है, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि उसका जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है वो खुल नहीं पाता, वो डेवलप नहीं होता है। तो वो अचानक बोल देता है, मतलब ये मौके पर बोलता है, पर वो एसेंस इतना स्ट्रांगली बोल देता है कि दूसरे लोगों को स्ट्रांग है वो रॉन्ग लगता है, और वो कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। किसी ने सिखाया कि भी कम शब्दों में बोलना सीखना चाहिए। बोले भाई ये खाना खाओगे कैसे, खाना कैसे लगा, ठीक, अरे ठीक है, उसको समझ में नहीं आया बेचारे को। उसको ये बोलो कि हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी है, ये चीज़ें मुझे अनुकूल नहीं रहती है, ये चीज़ तो मैं और भी ले सकता हूँ। अगर आपने थोड़ा एक्सप्लेनेटरी बताया तो उसको क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो उसके लिए जो आपके लिए कुक कर रहा है या आपको सपोर्ट दे रहा है या आपके लिए सहयोगी है, उसको असिस्ट करने में सहयोग करेंगे आप। पर यदि आपने शॉर्ट में कह दिया ठीक, उसको कुछ समझ में नहीं आया और 3-4 दिन बाद आपने बोला रोज यही सब्जी बना दी, क्या परेशानी है, ये पीछे पड़ गए मेरे, तो सीधा रिएक्शन करेगा। वो बोलता नहीं है पर इकट्ठा करते जाता है, कंपाइल करते जाता है, फाइल इकट्ठी होती है, फिर सीधा बर्स्ट होती है। तो वो बर्स्ट करने वाले लोग सही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है या तो उस ज्ञानी के लेवल पर जा सके जहाँ हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख गए, हम राइट वे में सर्व करना जानते हैं, हम अंदर से अनॉयड डिस्टर्ब नहीं है, हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका दुख वो ले रहा है और उसकी लाइफ चल रही है, उसके दुख उसी के अपने कारण है और उसके रिजल्ट है, उसके आउटकम है, ठीक है। कहाँ पर एग्जैक्ट इंटरवेंशन हो सकता है, ये रिसेप्टिव होगा तब मैं इसको शेयर करूँगा। तो ये तो ज्ञानी वाला लेवल तो बहुत बेस्ट है, पर क्योंकि जनरली उस लेवल के ज्ञानी तो दुर्लभ है, तो हम ठहरे एक जनरल लोग, सामान्य थे। तो हमें अगर हम ये सोचेंगे खाली मौके पर ही बोलूँगा, एकदम शॉर्ट में बोलूँगा, आप हो सकता है बहुत क्लेवर है, आपने बहुत उस एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डीप सोचा, पर क्या हर आदमी उस हर छोटी चीज़ पर उतना डीप सोचता है? शायद नहीं सोचता है। तो उसको तो एक जेनरिक वे में बातें होती रहती है, तो चीज़ें उसको समझ में आती रहती है। तो इंस्टेड ऑफ पाइलिंग अप थिंग्स,
और बाद में एक साथ ब्लास्ट करना, उसकी जगह थोड़ा थोड़ा होता रहे, उसको डिस्पर्स करते रहे, डिस्कस करते रहे, डिसेमिनेट करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे, तो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे। अब ये जैसे ये है भी, इजराइल है, ईरान है, यूएस है, ये है, अब अलग 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 युद्ध, ये क्या है, कई चीज़ें पहले तो वो बोली नहीं है, इकट्ठी करते 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 कई सालों के दिमाग में अंदर इकट्ठी ये चीज़ें, अब चलो सीधा मिसाइल डाल। तो हमें मिसाइल का काम नहीं, मिसाल का काम करना है, बेमिसाल काम हम कर सकते हैं। तो जैसा गुरुदेव ने फरमाया अब्दुल कलाम को, वो वर्ड्स बहुत स्ट्राइकिंग वर्ड्स थे, मगर वहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी भी बहुत मौन साधना भी करते थे। तो उन्हें पता था कि कब मौन रखना है, कब मौन को भी गौण रखना है, कब कम्युनिकेट करना इम्पोर्टेंट है। 98 या 99 के ईयर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में संबोधे, और वहाँ पे अब्दुल कलाम एज ए साइंटिस्ट दर्शन करने आते। उस समय उन्होंने वो मिसाइल का वो कार्य किया था, मिसाइल लॉन्च और ये सब, तो मिसाइल मैन के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। तो एक साइंटिस्ट के रूप में मिलने के लिए आए, और हमारे आगम मनीषी प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी, जो हमारे विशेष हमारे ट्रेनर हमारे उसमें रहे हैं, जिनका सानिध्य हमें सतत मिलता रहा, वो भी उस मीटिंग में थे, डिस्कशंस में थे। क्योंकि अब्दुल कलाम इंग्लिश में कहता था, गुरुदेव हिंदी में भी फरमाते थे। हालांकि गुरुदेव को भी इंग्लिश आती थी, अब्दुल कलाम को भी कुछ हद तक हिंदी आती थी, पर फिर भी उस लूसिड कम्युनिकेशन या एक फ्लुएंट कम्युनिकेशन के लिए तो बड़े महाराज एक इंटेलेक्चुअल मीडियम के रूप में थे वहाँ पे। और वहाँ तो एक डिस्कशन चलता है, तो वो सारी बातें चलती है, तो बताया जाता है कि इन्होंने मिसाइल का ये काम किया। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन्हें कहा कि तुमने मिसाइल का काम किया है, अब तुम्हें एक ऐसी मिसाइल बनानी है जो इस मिसाइल के सारे डिवेस्टेटिंग इफेक्ट्स को ख़त्म कर दे, नलीफाई कर दे। तुम्हें पीस मिसाइल बनानी है। क्या बनानी है? पीस मिसाइल, शांति की मिसाइल बनानी है। और आप ये देखिए, ये 1999 की कुछ बात है, और 2001 में संभव है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यात्रा शुरू की, अहिंसा यात्रा, और उसमें भी क्या गीत बना? शांति का संदेश, शांति की मिसाइल, शांति का संदेश। वो गुरुदेव की वो अहिंसा यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा में फिर कौन जुड़ जाता है? अब्दुल कलाम बनता है राष्ट्रपति, और गुरुदेव का चतुर्मास होता है 2002 में अहमदाबाद, और फिर गुरुदेव का चतुर्मास अब अहमदाबाद होने जा रहा है, पर महाप्रज्ञ जी और अब्दुल कलाम अब दोनों नहीं हैं। तो उस समय मोदी जी जो थे वो सीएम थे, तो राष्ट्रपति बनते ही उसने बोला मुझे गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास जाना है। अब उनके लिए तो तुरंत व्यवस्था करनी है, बहुत ज़्यादा प्लान्ड नहीं था, कोई प्रोग्राम बना हुआ नहीं था। जनरली कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसके लिए राष्ट्रपति जाते हैं, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, कितना बड़ा गैदरिंग हो रहा है, आइए, बहुत इन्विटेशन आते हैं, सब कुछ जाते हैं। पर ये कॉल उन्हें नहीं था, ये उनका इनर कॉल था कि मुझे जाना है उनके पास, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति के पहले वैज्ञानिक के रूप में वो विचार जो सुना था उनके दिल में घर कर गया था, मन में सेट हो गया था कि मुझे कुछ इस पर काम करना है। वो वहाँ पहुँचते हैं, मोदी जी भी भाई प्रोटोकॉल आते हैं, और एक गुरुदेव के सानिध्य में मीटिंग होती है, फिर सूरत में भी मतलब आते हैं, मुंबई में भी आते हैं, और वो गुरुदेव को इनवाइट करते कि आपको दिल्ली में जाना है, मैं यहाँ आ गया, अब आपको हमारे वहाँ आना है, और बर्थडे मेरा जन्मदिवस मैं आपके चरणों में मनाना चाहता हूँ। और ऐसा ही हुआ, और गुरुदेव ने उनकी अर्जी पर मर्जी की, और 2005 का चतुर्मास दिल्ली में उस समय किया था, और साथ में फिर जॉइंट वेंचर में एक बुक लिखी गई। तो बुक लिखी गई 3 चैप्टर अब्दुल कलाम के, 3 चैप्टर आचार्य महाप्रज्ञ जी के, और दोनों से कम्युनिकेटेड होकर एक बुक निकली, द फैमिली एंड द नेशन, समृद्ध राष्ट्र, सुखी परिवार समृद्ध राष्ट्र। और इस पुस्तक के अंदर अब्दुल कलाम ने कहा कि मुझे एक चैप्टर और जोड़ना है। ऐसी वो मुलाकात हमारी अहमदाबाद की, दिल्ली की, जहाँ पे आपकी वाणी ने मेरे दिल को इतना स्पर्शन किया, और उससे मुझे एक जीवन की एक नई दिशा मिल गई। तो आज एक बात चल रही थी मॉर्निंग में कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो लाइफ के पर्पस को ऐसे अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। तो किसी मोटिवेटर से पूछ लिया कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो टू मेक लाइफ पर्पसफुल।
तो बोला हाउ टू मेक लाइफ पर्पसफुल, बोले डिस्कवर योर पर्पस। तो एंड में उसे ये समझ में नहीं आया कि पर्पस है क्या भाई। बोले पर्पस ढूंढना ही पर्पस है। कुछ इस तरह से वो चला गया। अगर हम एक अलग वे में देखें तो हमारा पर्पस हो सकता है लाइफ का, वो है पीस। जो आप सबने सुना है, जाना है, जेय बुद्धा ऐकंता जेय बुद्धा अनागया संति ते पैठाणम भूयाणम जगै जहां। जितने भी तीर्थंकर हुए और जितने भी तीर्थंकर होंगे, जितने भी केवल ज्ञानी हुए और केवल ज्ञानी होंगे, उनका आधार, जैसे हम सब जीवों के लिए आधार है पृथ्वी, बेस है हमारा, वैसे ही उस साधना का, उनके जीवन की साधना का, आराधना का, उनके सारे प्रवचन का आधार है पीस, शांति। तो उस पीस को लेकर हम लाइफ में लाए। अगर वो पीस नहीं है तो हम पीसेस में बढ़ जाएंगे। आज दुनिया भी इतने युद्ध के माध्यम से पीसेस में, टुकड़ों में बढ़ती चली जा रही है। विभाग अलग अलग अलग। अभी वो कोई देश है तो वो मुस्लिम है तो वो बोल रहे हैं सब मुस्लिमों पर आपदा आ गई है, सब मुस्लिम जुड़ जाओ, चलो टूट पड़ो उसके अंदर। कोई जमीन को लेकर, कोई पॉलिसी को लेकर, कोई किसी चीज को लेकर, कोई ट्रेड वॉर को लेकर, कभी साइबर वॉर को लेकर, कभी कोविड वॉर को लेकर, अलग अलग तरह के वॉर जोन्स में जाता है आदमी, क्योंकि शांति गुम हो रही है। शांति अशांति में बदलती जा रही है। तो हमें आज शांति की मिसाइल की ज़रूरत है, शांति की मिसाल की ज़रूरत है। और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो हमें अवदान दिए, आचार्य महासमंद जी की अनुशासना में जो हमें सानिध्य में ज्ञान सिंधु मिल रहा है, तो ऐसे में हमें ये प्रयास करना है कि हमारा पर्पस रहे कि पूरी जर्नी में मैं कैसे पीसफुल रहूं। तो पीसफुल रहूं ये एक बात है। फिर भी अब प्रश्न आता है कि फिर भी पर्पस है क्या भाई? क्या पीसफुल रहना ही पर्पस है, या पीस एक मीन है, या पीस एक एंड है? पीस एक माध्यम है जिससे मैं अपने पर्पस को अटेन करूंगा, या पीस मेरा लक्ष्य है जीवन का? आप बताइए, शांति एक माध्यम है या शांति एक लक्ष्य है? कितने लोगों को लगता है शांति एक माध्यम है? वाद ऊपर करेंगे सुपरफास्ट। कितने लोगों को लगता है शांति एक लक्ष्य है, जहाँ तक हमें पहुंचना है, वो पर्पस ऑफ लाइफ है? वो हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है। वो कितने लोगों को लगता है शांति न तो माध्यम है न तो वो लक्ष्य है? वो हाथ ऊपर करेंगे, नन ऑफ दिस। और कौन मानते कि शांति दोनों है, वो माध्यम भी है और लक्ष्य भी है? आपने क्या जवाब दिया? देखो, जो लोग जाग रहे हैं वो तो जवाब देंगे, जो सोए हुए हैं या खोए हुए हैं वो कोई जवाब नहीं देंगे। तो ए बी सी डी। ए है शांति एक माध्यम है, बी है शांति हमारा लक्ष्य है, सी है दोनों नहीं है, डी है वो दोनों ही है, वो माध्यम भी है वो लक्ष्य भी है, और ई है कि मैं सोया हुआ हूँ, खोया हुआ हूँ, मन ठाकुर भी। तो आप अपना व्यू रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हैं वही सत्य, जरूरी नहीं, पर आपको क्या समझ में आता है अपने नॉलेज पर, उस पर ट्रस्ट करते हुए आपको अपना बात रखनी है। 1 2 3 4 4 में से कोई एक उंगली ऊपर करनी है। 1 2 3 4 पर आंसर एक ही लेना है। हाथ ऊपर करेंगे अपने अपने, जो लोग जाग रहे हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 कोई भी, 5 नहीं 4 में से कोई होगा। तो मैक्सिमम लोग 4 में हैं, कुछ लोग 2 में हैं। तो कुछ ने माना है कि शांति हमारे जीवन का लक्ष्य है, और कईयों ने माना है शांति हमारा माध्यम भी है, शांति हमारा लक्ष्य भी। तो आई विल ऑल्सो ऑप्ट फॉर द डी ऑप्शन, कि इट्स द मीन्स ऑल्सो एंड द एंड्स ऑल्सो। शांति हमारा लक्ष्य भी है। उस शांति को हम कहते हैं परम शांति। हमें थोड़े शब्दों के साथ अगर हम जोड़ के देखें तो शांति एक माध्यम है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, और परम शांति वो जीवन का लक्ष्य है। परम शांति कब होगी? जब सारे हमारे कर्म छूट जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे, सारी गांठें खुल जाएगी, सारी प्रॉब्लम हट जाएगी, तब हम परम शांति की स्थिति में पहुंचेंगे। पर उस बीच में हमें कुछ शांति की जरूरत है। वो थोड़े थोड़े लेवल की जो शांति है, मन के लेवल पर, परिवार के लेवल पर, समाज के लेवल पर,
जिस जिस लेवल पर हम शांति को अटेन कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम एक छोटा सा संकल्प करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, मतलब एक एफर्मेशन करेंगे। आई मीन टू से आई एम, थोड़ा फुल एनर्जी के साथ बोलेंगे, आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। फुल एनर्जी के साथ आई एम पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। और साथ में दोहराएंगे वी आर, वी वाला पावर आना चाहिए, वी आर पीसफुल, पावरफुल, पर्पसफुल। वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये जो तीन शब्द हमने कहे, ये तीनों का एसोसिएशन बड़ा रेलेवेंट है। पीसफुल होने का मतलब है कि हम शांति में बने। जो पीसफुल होता है वो अपनी पावर्स को फील कर पाता है, डिस्कवर कर पाता है कि आपके अंदर क्या पावर है। अगर आपका मन शांत नहीं था, आपको पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या है, तो आप उसको क्या तो लाइफ में ले आओगे। अगर आपको पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो क्या होगा कि आप अपनी उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर खूबी, तो कमी ये है कि वो अपनी खूबी को जानता नहीं। ये एक सबसे बड़ी कमी। कमियां अनेक है, पर खूबी ये है कि वो जब कमी को जान लेता है तो वो कमी को दूर भी कर पाता है। तो हमें अपनी कमी पर फोकस करने की जगह अपनी खूबी पर फोकस करना, बखूबी सीखना होगा। और हम अपनी खूबी को बखूबी इस तरह से बढ़ाते चले जाए कि वो इतनी थिक हो जाए, इतनी थिक हो जाए कि हमारी कमियां इतनी थिन हो जाए कि वो गुम ही हो जाए। तो हमें अपनी एक क्वालिटी भी समझ में आ जाए, उस क्वालिटी को इतना बूस्ट करो, बोस्ट मत करो। बोस्टिंग मतलब वो बड़ा चढ़ा के दिखाना अपने आप को, अपनी एक क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सुनाना। पर बूस्ट करने का मतलब उसको बढ़ाना, उसको और पावरफुल बनाना। उसको आइडेंटिफाई करके पावरफुल जब बनाते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पीसफुल होते हो तभी आप अपने पावर्स को डिस्कवर कर पाते हो। और जो आदमी पीसफुली अपने पावर्स को चैनलाइज करता है उसकी लाइफ पर्पसफुल बन जाती है। और हमें लाइफ को पर्पसफुल बनाना है। हमारा पर्पस है हम जहाँ हैं उससे बेटर बने, न कि बिटर बने। तो मूविंग फ्रॉम बिटर टू बेटर इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एलिवेटिंग आवरसेल्फ इज द पर्पस ऑफ लाइफ। डिस्कवरिंग द ट्रू सेल्फ इज द पर्पस ऑफ लाइफ। अटेनिंग पीस थ्रू पीस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। डॉट। आज अपनी बात को यही कंप्लीट करते कि समय की अपनी सीमा है। आप सब लोगों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ना होता है। आप खूब निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें। सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। ओम अरहम। अब किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। एनी टू क्वेश्चंस कैन बी एड्रेस्ड एंड एनी टू रिव्यूज वी वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू। कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे तो हम आपको पूछेंगे। क्योंकि देखो, जिसको प्रश्न वही नहीं पूछेगा जिसको या तो कुछ समझ में नहीं आया या जिसको सब कुछ समझ में आ गया। कुछ समझ में सब कुछ आ गया तो उससे हम जिज्ञासा कर लेंगे, और जिसको कुछ नहीं आया उससे तो कोई बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जिसको आधे घंटे में समझ में नहीं आता उसको और क्या बात करें। वो ठीक है। आपने कहा कि लेट्स मेक आवर लाइफ पर्पसफुल, तो अपनी प्राण शक्ति को किस तरीके से जागृत करें कि वी टर्न टुवर्ड्स पर्पसफुलनेस। तो हम अपनी प्राण शक्ति को कैसे डेवलप करें जिससे हम पर्पसफुल बन पाए। तो पीस, पावर, पर्पस, ये तीन शब्दों में ये सारी बातें आ गई। पावर है हमारी प्राण शक्ति, पर्पस पे हमें जाना है, उसको चैनलाइज करना है। तो हमें क्या करना है, पीस को अटेन करना है, अपने मन को रिलैक्स्ड मोड पे ले जाना है। तो कायोत्सर्ग जो एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, जो जैन फिलॉसफी में, जैन आगम लिटरेचर में ओरिजिनली मिलता है, जो किसी और लिटरेचर में नहीं देखा जाता है। ग्लोबल लिटरेचर में कायोत्सर्ग एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जैन मेडिटेशन का, टेक्निक का। और कायोत्सर्ग का मतलब काय उत्सर्ग, शरीर को छोड़ना, मतलब शरीर से ममत्व को छोड़ना। तो थोड़ी देर के लिए आप कुछ भी कार्य करते हैं, फिर वापस अपने जो पॉजिटिवनेस, क्लिंगिंगनेस, अटैचमेंट जो बॉडी के साथ है, जितना अटैचमेंट है उतना स्ट्रेस है। जैसे आप उसको रिलीज कर देते हो, आपको सारा स्ट्रेस डिसिपेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है।
और आप डिटॉक्स हो जाते हो, डीक्लटर्ड हो जाते हो। कायसर में आप अफर्मेशंस देते हैं या कायोस्तर का मतलब बड़ा सिंपल है कि स्टेप 1 है एक सूटेबल पोस्चर में पहुंचना, सेकेंड स्टेप है डीप ब्रीदिंग के साथ अपने आप को काम डाउन करना, और थर्ड है विजुलाइज करना अपनी बॉडी के या जिस पार्ट में लोडेड है। अगर हम इमोशन से लोडेड है तो अपने इमोशंस को रिलीज करना, आप अगर माइंडसेट में कुछ लोड है कोई बात को लेकर तो अपने मन को रिलीज करना, फिजिकल है फिजिकली रिलीज करना, कोई अटैचमेंट किसी चीज़ से पॉजिटिवनेस हो गई तो उसको रिलीज करना, जो चीज़ को लेकर आप कोई स्ट्रेस्ड हो और कोई पर्टिकुलर इशू है उसको रिलीज करना, और कुछ नहीं है तो अपनी बॉडी को 3 लेयर में बहुत फास्ट ट्रैक में आपको करना है तो 3 श्वास का कायोस्तर है। 3 श्वास मतलब पहला श्वास लेना और छोड़ना, और छोड़ते टाइम अपने लोअर बॉडी कमर और उसके नीचे का जो हिस्सा है मैंने उस लोअर लिम्स को रिलीज करना, रिलैक्स करना, विजुलाइज करना कि पूरा स्ट्रेस एरिया वहाँ से रिलीज हो गया। फिर दूसरा श्वास लिया हमारी मिड बॉडी मतलब दोनों हाथ चेस्ट और बैक, इसको रिलीज करना, और थर्ड है नेक थ्रोट फेस एंड हेड, ये जो हमारा अपर बॉडी है। तो 3 श्वास के साथ तीनों को रिलीज करना, और जहाँ भी ब्लॉकेज लग रहा है मतलब आपको लग रहा है मेरी आज कमर बहुत दुख रही है, मेरे हाथ में बहुत पेन है, तो आप वहाँ पे फिर उसके ऊपर 3 डीप ब्रीथ और एक्स्ट्रा कर सकते हो। मतलब वहाँ पे आपने 3 डीप ब्रीथ को और एड ऑन कर दिया, आपके 3 बॉडी पार्ट्स पर पेन हो रहा है लेट से, तो एक जेनरिक 3 श्वास, फिर तीनों पर 3 श्वास। आपको लग रहा है मेरे 10 जगह मेरे को दर्द हो रहा है तो 30 श्वास, मतलब ऐसे आप एडवांस कर सकते हो। और फिर वैसे आपको लगता है कि इमोशनल कुछ पेन है, कोई पुरानी बातें मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तो आपको अपनी स्पाइन पर मेडिटेट करना है। पहले ये 3 जेनरिक करना है, फिर अपना जो मिड बॉडी है उसमें जो स्पाइन है स्पेशली, तो स्पाइन में क्या था हमारे इमोशंस जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से चैनलाइज होते हैं, और वही हमें नर्वस भी बना देते हैं, और वही हमें एनॉर्मस एनर्जेटिक भी बना सकते हैं। हमारी प्राण ऊर्जा पर भी हम काम वहीं से कर सकते हैं। इसलिए हमारे जितने साइकिक सेंटर एनर्जी सेंटर वो भी स्पाइन पॉइंट्स पर ही है। भले हम कहते हैं यहाँ करो, पर यहाँ से भी स्पाइन का एंडिंग टच पॉइंट है, वहाँ पे मेडिटेट करते हैं। यहाँ भी करते हैं तो स्पाइन जो हमारी आ रही है उसमें जो ये पॉइंट से टच होता है वहाँ पे हम करते हैं, या वहाँ जो ग्लैंड्स है उसके रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे मेडिटेट करते हैं। तो कहने का मतलब स्पाइन पॉइंट या ग्लैंड पॉइंट से जैसे एनर्जी सिक्रीट हो रही है वहाँ पर हमें फोकस लगाना चाहिए, और वहाँ से उस इमोशन को रिलीज करना चाहिए। तो इमोशन हो या कोई भी चीज़, जिस चीज़ से आप अटैच्ड हो, जिस चीज़ से प्रॉब्लम में हो, तो शुरुआत में हमें पता ही नहीं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए पीसफुलनेस में हम जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई होंगे, और वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना भी एक पावर है, और फिर सोल्यूशन को सीख करना भी एक पावर है, फिर सोल्यूशन पर वर्क करना भी एक हमारी पावर को चैनलाइज करना है। तो क्रमशः इट कैन बी वेरी वेरी कस्टमाइज्ड देन वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 3P फॉर्मूला, 3P एफर्मेशंस और 3P रिव्यूज। तो हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में सोने से पहले 3 बार ये एफर्मेशन करना है। आई एम पीसफुल पावरफुल पर्पसफुल, आई एम पीसफुल पावरफुल पर्पसफुल, वी आर पीसफुल पावरफुल पर्पसफुल। इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये है कि 2 बार हम अपने आप को कहते हैं, अपने आप को डीपली अलाइंड करते हैं, और तीसरी बार में हम अपने सारे नियर एंड डियर वंस जिनकी चिंताओं को लेकर हम चिंतित रहते हैं। कई बार चिंताएं हमारी लाइफ की ही नहीं होती, हमारे अपनों की लाइफ की चिंताओं को भी हम अपने पर ले लेते हैं, और उसके कारण भी हमारी स्थिति चिंताजनक बन जाती है। तो हम ये थर्ड जो P वी आर, उससे हम उसको भी रिलीज मतलब उसको भी एक एफर्मेशन और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में ले जाएं, और दिन भर में 3 दीर्घ श्वास का कायोस्तर कम से कम 3 बार करें। यानी जैसे आपका जो वर्क लाइफ है, आपका वर्क लाइफ जैसे कंप्लीट होता है तब आपने किया, आपका कोई दूसरा कोई रूटीन है जो आपने कोई मैकेनिकल एक्टिविटीज आपकी जो भी थी वो हुई, आपने एक रिलीज किया, और दिन भर की एक्टिविटी में कोई इमोशनल वो सब चीज़ें हैं तो आपने रिलीज किया। तो कम से कम दिन में पीरियोडिकली, लेट्स से फर्स्ट हाफ में एक बार रिलीज किया तो 6 o'clock to 12 o'clock के बीच में आपका वो फर्स्ट हाफ का मुझे नहीं पता है, पर आप ये समझिए कि 24 घंटे में 6 घंटा तो मिनिमम आदमी सोया हुआ ही है। तो 18 घंटे को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, बिफोर 12, बिफोर 6, आफ्टर 6। तो ये 3 पार्ट्स में कभी ना कभी एक बार हमें मिनिमम ये 3 श्वास का कायोस्तर मिनिमम करना है, और उस समय में कोई भी पेन पॉइंट है तो उसको एड्रेस करना है। क्योंकि आज की दुनिया कैसी है, स्ट्रेस्ड,
messed, depressed, but well dressed and need to be well addressed. तो इम्पॉर्टेंट ये कि वेल ड्रेस्ड तो होना हमने सीखा है, पर वेल एड्रेस्ड हमने अपने आप को किया या नहीं, ये रेलेवेंट है। इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ अब हम 2 छोटे छोटे रिव्यूज लेंगे और अपने सेशन को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो रिव्यू 1, आपका नाम? देवांग। देवांग। देवांग, आप वेरी गुड, देव का जैसा नाम है आपका। तो देवांग जी, आप बताइए कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा, व्हाट योर टेक अवे, व्हाट आर योर एक्शन स्टेप्स फॉर फ्यूचर? हमने सीखा कि हमें अपना एक पर्पस ढूंढना चाहिए, व्हाट इज आवर पर्पस, एंड डिस्कवर करना चाहिए वो चीज़, अपने ट्रू सेल्फ को और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहिए और थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए लाइफस्टाइल में, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो। वेरी गुड। इसी क्रम में आगे जोड़ते हैं, आपका नाम? दिव्या। हाँ, दिव्या जी, दिव्यांग जी एंड दिव्या जी। हाँ दिव्या जी बताइए, आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो अपनी आत्मा के इंटीरियर के लिए आपने यहाँ से क्या सीखा है आज, और आपका क्या टेक अवे है? मोरल लेस तो वही है जो दिमाग ने बोल दिया, बट देन उसके बाद हमने और भी चीज़ें सीखी कि हमें त्याग करने चाहिए, जैसे रात्रि मतलब आफ्टर 10, और बेसिकली आप जितना भी त्याग कर सको, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद हमने ये भी सीखा कि जैसे आपने बोला कि मैं घरों की इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आप आत्मा के इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, तो हमें वो भी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए थोड़ा, कि हम अपने आप को और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज क्विक रिव्यूज़ भी हमने देखे और सभी लोगों ने बात अच्छे से रिसीव भी किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे बेंगानी जी, 2 शब्द, क्योंकि ये समन संस्कृति संकाय में धर्मचंद बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो आज के सेशन में ये आए हैं संडे स्पेशल में, तो इनकी क्या भावना है? 2 शब्द। आचार्य प्रभुर के चरणों में वंदन, मुनि श्री के चरणों में वंदन। मुनि श्री, आप जहाँ भी जाए जैन विद्या का, आगम का जरूर प्रचार करें, मेरा तो उद्देश्य यही है। बहुत सुंदर, इनकी भावना भी कितनी अच्छी है जैनत्व के प्रति, आगम के प्रति, और आज हमने आगम के सूत्र से अपने जीवन में शांति लाने के इस सूत्र के पर कुछ अच्छी चर्चा भी आज हमने की है। तो मुझे लगता है कि ज्ञान का ओवरडोज नहीं होना चाहिए, एक संक्षिप्त में ज्ञान हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो, तो वो सप्लीमेंट जब पूरा इम्प्लीमेंट होगा तो आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो इसी के साथ अपनी बात को यहीं कंप्लीट करते हैं। सुनेंगे मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अनंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि अनन्ती शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भीक्षुनो नाम।